नमस्कार। कशिश न्यूज के इस खास बुलेटिन में आप सबों का स्वागत है और हम खास खबर के साथ आधे घंटे तक हमारी आपकी बातचीत चलती रहेगी, संवाद चलता रहेगा। कुछ बड़ी खबरें हैं जिन खबरों के सहारे हम इस बुलेटिन को खोलना चाह रहे हैं कि खास करके झारखंड की अगर हम बात करें, नक्सली को लेकर काफ़ी कुछ अभियान चल रहा है। हाल के दिनों में स्थिति ये हो गई थी कि नक्सली राज्यपाल के आवास पे आके, आवास के बाउंड्री पे आके चिपका दे रहे थे कि हमारी ताकत बची हुई है। लेकिन और ये आरोप भी लगने लगा था कि हेमंत सरकार नक्सली के साथ तो नहीं खड़े हैं। लेकिन अचानक कार्रवाई शुरू हुई और कार्रवाई शुरू हुई तो कई बड़े नक्सली मारे गए। आज झारखंड में गिरिडीह और दुमका में 2 बड़ा सफल ऑपरेशन हुआ है। बड़ी मात्रा में हथियार बरामद हुआ है। जी हाँ, नक्सलियों पर नकेल, क्या नकेल कसा जा रहा है, जरा लेकर चलते हम दुमका में। जरा देखिए कि किस तरीके से एक बड़े ऑपरेशन में नक्सल के 2 बड़े नेता भी गिरफ्तार हुए, मतलब उग्रवादी भी गिरफ्तार हुई है और बड़ी मात्रा में हथियार बरामद हुए। पहले हम दुमका की उस खबर को देखते हैं, फिर हम आगे गिरिडीह की भी बात करेंगे। देखिए किस तरीके से हथियारों का जखीरा गोली के साथ, मैगजीन के साथ बरामद हुआ है और ये बरामदगी काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। सीआरपीएफ और जिला पुलिस के तमाम सीनियर ऑफिसर्स उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद हैं जहां पे उन्होंने इस बरामदगी के बारे में विस्तृत जानकारी दी है। तो चलिए अब हम जरा जो सीनियर ऑफिसर हैं वो क्या कह रहे हैं इस बरामदगी को, जरा पहले जरा इसको सुन लेते हैं। पुलिस अधीक्षक दुमका के कार्यालय में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है और इस आयोजन के दौरान सीआरपीएफ के भी सीनियर ऑफिसर्स मौजूद हैं और संयुक्त अभियान में ये हथियारों का जखीरा बरामद किया गया है। ये बड़ी उपलब्धि मानी जाती है दुमका पुलिस की और झारखंड पुलिस की भी। 2 जगह लगातार, और अगर हम बात करें पिछले 1 सप्ताह के दौरान, तो 2 बड़ी पीएफएलआई के 2 बड़े लीडर पुलिस इनकाउंटर में मारे गए। बरामदगी की बात सिलसिला शुरू हुई तो एक जो ये लगने लगा था कि नक्सली का मनोबल बढ़ रहा है, जिस तरीके से वो पोस्टर चिपकाने लगे थे रांची शहर में, तो फिर लगा कि कहीं न कहीं दबिश कुछ कमज़ोर हो रही है। लेकिन उसके बाद जो ऑपरेशन शुरू हुआ है तो ये ऑपरेशन काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है और इस ऑपरेशन के दौरान काफ़ी कुछ बरामद हुआ है। एक दुमका से भी खबर है और दूसरी खबर गिरिडीह से भी है, जहाँ गिरिडीह से भी बड़ी चलिए अब हम सीधे चलते हैं दुमका, जहां हमारे संवाददाता मृत्युंजय जुड़े हुए हैं। मृत्युंजय, ये क्या पूरा ऑपरेशन है जिस ऑपरेशन के दौरान इतनी बड़ी मात्रा में आर्म्स का जखीरा बरामद हुआ है? बटालियन है वो काफी दिनों से नक्सलियों के पीछे लगी हुई थी। यूं कहें तो यहाँ पे नक्सलियों की तो कमर तोड़ दी गई, लेकिन विजय दास जो सेक एरिया का स्पेशल एरिया कमांडर है, उसने अब तक मोर्चा यहाँ पे संभाले हुआ था। और जिस तरह से एसएसबी ने गांवों को लाइजनिंग किया और उसको अपने गुड फेथ में लिया, तो इसके बाद से गांव वाले जो ग्रामीण थे उन्होंने इनको शरण देना मना कर दिया। इनका खाना पीना भी, इनको खाना भी मुहैया नहीं हो पा रहा था। और दूसरा, ये जंगल में जिस तरह से छोटे छोटे पैकेज में एसएसपी ने अपने जवानों को उतारा, इससे इनके ऊपर खतरा मंडराना शुरू हो गया। या तो ये सरेंडर करे या फिर ये इनकाउंटर में मारे जाएंगे। इसी को देखते हुए जो नक्सली दस्ता था विजय दास, अपने कुछ नक्सली महिलाओं और अपने दस्ते के साथ, इनामी नक्सलियों के साथ, उसने निर्णय लिया कि इस इलाके को छोड़ दिया जाए, फिलहाल दुमका को छोड़ दिया जाए, संथाल परगना जोन को, और गिरिडीह में जाके अपना डेरा जमाया जाए। जब ये नक्सली यहाँ से मूव किए तो इसका इनपुट जो है खुफिया वालों को मिला और खुफिया वाले इनके पीछे टुंडी से ही इनके पीछे लग गए। और जिसके बाद गिरिडीह के पहुंचने के पहले ही रात में एक घर में छापेमारी करके और इन नक्सलियों को पकड़ लिया गया। लेकिन इसमें जो विजय दास सेक एरिया कमांडर थे,
वो काफी तेज कर रहा था। वो कभी भी घर के अंदर सोता ही नहीं था, जिसके कारण वो पास के जंगल में सोया हुआ था। और इस छापेमारी के दौरान वो वहां से निकल के भागने में कामयाब हुए। लेकिन पुलिस को, सीआरपीएफ को, गिरिडीह के सीआरपीएफ को एक बहुत बड़ी सफलता मिल गई। और जब उन्होंने इन नक्सलियों की पहचान दुमका से कराई तो पता लगा कि उसमें 3 नक्सली जो हैं वो इनामी 10-10 लाख के इनामी नक्सली हैं, जिसमें सुधीर दा और एक प्रशांत जो कि गिरिडीह का ही है, सूरज दा वो था, और एक जयादी थी जो दुमका की है। तो इन नक्सलियों को पकड़ने के बाद जब पूछताछ की गई तो क्योंकि यहाँ पे जो एसएसपी के थे उन्होंने असेसमेंट किया था कि अब तक पुलिस के नक्सली हमलों में पुलिस के जितने हथियार लूटे गए थे वो कितने हथियार थे, इसको लेकर जब उनसे विस्तृत पूछताछ की गई इन नक्सलियों से, 2 नक्सलियों को लाया गया था, सुधीर और प्रशांत को। तो इनसे जब पूछताछ हुई तो इसने दुमका के 3 प्रखंड जो नक्सल प्रभावित थे, मसलिया, शिकारीपाड़ा, काफीकुंड के जंगलों से इन हथियारों की बरामदगी कराई, जिससे कि इंसास राइफल 2 थे, एसएलआर 2 थे, 303 राइफल 1 थे और 315 राइफल 1 और एक अमेरिकन राइफल भी इनके पास से बरामदगी हुई है, यूएस मेड। मृत्युंजय जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है और हमें लगता है कि गिरिडीह से जो इनपुट आया था, गिरिडीह और दुमका ये संयुक्त इनपुट, इसी खबर के सहारे उस इनपुट को गिरिडीह के रिपोर्टर ने भी भेजा है। लेकिन चलिए, क्या कहते हैं इस बरामदगी को लेकर दुमका के एसएसपी क्या कर रहे हैं, जरा पहले ये सुन लेते हैं। तो चूंकि दोनों ने उसको पकड़ के लाया, उसके बाद ये सारा तो जो काम दुमका पुलिस एसएसपी के द्वारा किया गया ना, तो इसमें तो सारा चीज जो आप उनको पता ही नहीं कि शिकारीपाड़ा कहाँ, तो फिर शिकारीपाड़ा का कौन इलाका कहाँ, मसलिया कौन इलाका कहाँ है। चूंकि उनके यहाँ से ये हुआ था, वो दोनों की गिरफ्तारी हुई थी, तो उनके निशानदेही, चूंकि इनका एरिया ऑफ ऑपरेशन तो इनका यही रहा ना, सुधीर का, और रहने वाला भी यही का है। चलिए, अब जरा गिरिडीह से क्या इनपुट आया है जरा उसको भी देख लेते हैं कि दुमका रिपोर्टर के सहारे बहुत सारी चीज़ें सामने आई हैं। गिरिडीह पुलिस को जो कामयाबी मिली है उस संदर्भ में कुछ इनपुट और जगह पे चलाई गई है, मतलब इनपुट मिली थी, उसके बाद सर्च ऑपरेशन चलाया गया है। उस ऑपरेशन में 3 और नक्सलियों के गिरफ्तार होने की खबर आ रही है। चलिए, हमारे साथ श्रीकांत जुड़ गए हैं और हमें लगता है कि जो दुमका पुलिस ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, ठीक उसी संदर्भ में गिरिडीह पुलिस ने भी अपनी उपलब्धियों को सामने लाया है मीडिया के सामने। श्रीकांत, दुमका एसएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जानकारी दी है कि गिरिडीह और दुमका पुलिस और सीआरपीएफ की टीम ने एक इनामी 10-10 लाख के इनामी नक्सली को गिरफ्तार किया है। गिरिडीह पुलिस क्या इस मामले में अपना इनपुट दे रही है? जी देखिए, निश्चित तौर से मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से साल के अंत में, जहां साल में अनेकों परेशानियां थी, बड़ी सफलता पुलिस को हाथ लगी है। नक्सलियों को तगड़ी चोट मिली है उनके ही गढ़ में। पारसनाथ का जो इलाका है वो एक जमाने में माना जाता था कि लाल आतंक वहां पर बहुत अपनी पैर पसार चुका था, लेकिन अब कह सकते हैं कि लगातार जिस तरह से पुलिस को सफलता मिली है, गिरिडीह पुलिस कप्तान अमित रेणु के नेतृत्व में टीम फॉर्म होती है, सीआरपीएफ की टीम और जिला पुलिस की टीम संयुक्त रूप से जो कार्रवाई करती है, सर्च ऑपरेशन चलाती है। बता दें कि जो पूरा वाकया है, एसपी अमित रेणु को यह इनपुट मिला था कि जिले में जो नक्सली दस्ता है वो भ्रमणशील है पारसनाथ के इलाके में, जिसमें बड़े नक्सली मौजूद हैं। उसके बाद टीम फॉर्म की जाती है, सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है, जिसमें 3 हार्डकोर बड़े नक्सली, जैसा कि जानकारी दी गई, 3 बड़े हार्डकोर नक्सली सहित और अन्य 3 यानी कि कुल 6 नक्सलियों को पकड़ा जाता है, उनसे पूछताछ किया जाता है, भारी मात्रा में असलहा बरामद किया जाता है। उसके बाद उसमें से एक जो नक्सली है सुधीर और प्रशांत, उनका कनेक्शन दुमका से जुड़ता है, जिन्हें बाद में दुमका भी ले जाया जाता है, वहां भी पुलिस को सफलता हाथ लगती है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि साल के अंत में पुलिस ने नक्सलियों को तगड़ी चोट दी है और अब नक्सलियों की कमर गिरिडीह में टूट की गई है। और ये सफलता के बाद नक्सलियों की कमर टूट गई, कुल 6 नक्सली गिरफ्तार हुए, मतलब 3 के अलावा 6। एक रांची से भी खबर आ रही है, कोरोना के
की वजह से पूर्व न्यायाधीश झारखंड हाई कोर्ट का उनका आज निधन हो गया है। ये एक बड़ी खबर आ रही है झारखंड से, जहां पे कोरोना की वजह से विक्रमादित्य प्रसाद जो पूर्व न्यायाधीश थे झारखंड हाई कोर्ट का, उनका निधन आज हो गया है। और पल्स अस्पताल में वो कोरोना से संक्रमित थे और इस दौरान, इलाज के दौरान आज उनकी मौत हो गई। चलिए अब हम आरसीपी को कमान, जी हाँ, इनको कमान सौंपे हुए पार्टी नेतृत्व की तरफ से लगभग 24 घंटे से अधिक समय हो चुके हैं। मतलब अब घंटे बीत चुके हैं। आप इस तरीके से देखिए, आखिर आरसीपी को कमान देने की वजह क्या है? क्योंकि आरसीपी को लेकर जो चीजें सामने हैं, आरसीपी अमित शाह नहीं हो सकते। आरसीपी अमित शाह और नरेंद्र मोदी के बीच का जो अंडरस्टैंडिंग है, वो अंडरस्टैंडिंग आरसीपी और नीतीश कुमार के रूप में उस तरीके से नहीं देखने को मिला है। आखिर इसकी क्या वजह है? क्यों आरसीपी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है? क्या ये माना जाए कि नीतीश कुमार अब राजनीति से संन्यास लेने वाले हैं, या फिर नीतीश कुमार आरसीपी के सहारे कोई नई राजनीति साधने की कोशिश में लगे हुए? चलिए, हमारे साथ सुकांत जी जुड़ गए हैं। अशोक जी न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं। जरा अशोक जी से एक सवाल कर लेते हैं। अशोक जी, आपकी क्या राय है आरसीपी को कमान सौंपने की? क्योंकि पॉलिटिकल विश्लेषक हैरान भी हैं कि भाई आरसीपी एक ऐसा चेहरा नहीं है पार्टी का जिनको आप कमान दीजिए। विजेंद्र यादव को देते थे और कोई राष्ट्रीय फलक पर भी, हालांकि वो यूपी में अच्छा कैंपेन किए थे, अगर शराब के खिलाफ जो शराब का अभियान चला था, झारखंड में भी उन्होंने एक संगठन खड़े करने की कोशिश की, बिहार में भी संगठनकर्ता के रूप में तो उनकी एक पहचान है, इसमें कहीं से कोई दो मत नहीं आती। पिछड़ा सम्मेलन के सहारे भी उन्होंने जदयू के कार्यकर्ताओं को ऊर्जावान किया था। लेकिन गांधी मैदान में जिस तरीके का हश्र देखने को मिला था कार्यकर्ताओं के नहीं आने के बाद, नीतीश नाराज भी थे और कई बार चर्चा भी करते हैं वो। ऐसी स्थिति में आरसीपी को कमान देना आपकी नजर में क्या है? देखिए संतोष जी, आपने पहले ही सवाल किया है कि आरसीपी अमित शाह नहीं हो सकते नरेंद्र मोदी के, लेकिन इतना आप जरूर मानिए कि आरसीपी नीतीश कुमार के अमित शाह है। सुकांत जी से हम ये सवाल करना चाहेंगे कि सुकांत जी, आरसीपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाना, क्या लगता है कि नीतीश युग के अवसान का समय आ गया है, या फिर जदयू में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है? क्योंकि आरसीपी माना जा रहा है कि वो बीजेपी के सिंपैथाइजर हैं। अब जो नई गठबंधन की बात की संभावनाएं हैं वो लगभग खत्म हो चुकी है। राजद से कोई गठबंधन नहीं हो सकता है। समाजवादी विचारधाराओं से जुड़े हुए लोग नीतीश कुमार से काफी दूर हो चुके हैं। तमाम ऐसी चीजें हैं और उस बीच में आरसीपी को कमान सौंपना, क्या लगता है आपको? नहीं, ये तो हम नहीं कहेंगे नीतीश युग का अंत हो गया है या हो रहा है, लेकिन ये जरूर हम कहेंगे कि जनता दल यू में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। एक दूसरी बात यह है कि नीतीश जी की कुछ राजनीतिक आदतों पर मैं ये कहना चाहूंगा कि जब जब संकट में नीतीश जी आते हैं या उनकी थ्योरी जो है राजनीति, उनके व्यवहारिक राजनीति के सिद्धांत जो विफल होते हैं, तो वो एक मूर्ति खोजते हैं। आपको याद होगा कि 2014 में संसदीय चुनाव हारने के बाद उन्होंने मांझी जी को अपना बनाया था प्रतिनिधि, लेकिन ये है क्या कि वो विश्वास बहुत नहीं कर पाते हैं। मांझी जी का अनुभव, मांझी जी के साथ उनके रिश्ते का अनुभव ये बताता है कि वह बहुत भरोसा नहीं कर पाते हैं। इस लिहाज से आरसीपी उनके ज्यादा भरोसे का आदमी है और उस पर भरोसा करेंगे, ये थोड़ी सी उम्मीद ज्यादा की जानी चाहिए। लेकिन ये स्थिति जो है वो जनता दल में नई परेशानियों को जन्म देगा, इसमें दो राय नहीं है। संतोष जी, क्या लगता है कि आने वाले समय में, क्योंकि ये बीजेपी के सिंपैथाइजर माने जाते हैं आरसीपी, और आरसीपी जिस तरीके से उनको कमान सौंपा गया है, लेकिन जदयू के अंदर भी कई से लोग हैं जो आरसीपी को पसंद नहीं करते हैं, अगर रैंक एंड फाइल की बात करें। ऐसी स्थिति में आने वाले समय में क्या लगता है आपको, क्या होगी बिहार की राजनीति? देखिए, दो तरह से होगी। एक तो जनता दल यू में
अगर नीतीश कुमार थोड़ा भी अपने को अलग कर लेते हैं संगठन से, या थोड़ा आराम करते हैं संगठन को दरकिनार करके, तो परेशानी बहुत बढ़ जाएगी। पार्टी में गुटबंदी बहुत तेज हो जाएगी। व्यक्तिवादी राजनीतिक दलों का यह हसर होता है कि व्यक्ति के कमजोर पड़ते ही, प्रॉपर जो सुप्रीमो होता है उसके कमजोर पड़ते ही उसमें बिखराव के लक्षण नजर आने लगते हैं। तो जनता दल यू में भी अगर ऐसा होता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, तब फिर नीतीश कुमार को फिर एक्शन में आना होगा। एक दूसरी बात जो आपने कही, बीजेपी के ज्यादा नजदीक है आरसीपी, विवाद नजदीक है, यह आपने सीए वाले इसमें या 370 के संदर्भ में देखा होगा। संसद के दोनों सदनों में लोकसभा में जो जनता दल यू का स्टैंड था, राज्यसभा में उससे थोड़ा आगे बढ़ के समर्थन था। तो ये स्थिति है, आरसीपी के साथ हुआ है। तो ये भी हो सकता है कि नीतीश कुमार जी अब तीसरे नंबर की पार्टी बिहार में है और बहुत सारे दबावों में हुआ है, तो थोड़ा बीजेपी के साथ रिश्ता थोड़ा और सहज बनाने की इनकी कोशिश भी हो सकती है। लेकिन इस कोशिश में आरसीपी कितना सफल होंगे, ये थोड़ा हमको संदेह है। बाद हमारे साथ सुकांत नागार्जुन जुड़े हुए थे और उन्होंने कुछ चीजें को आगे बढ़ाई हैं। उन चीजों को हम और आगे बढ़ाना चाहेंगे अशोक मिश्रा जी से, लेकिन एक पहले छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है और हम बात कर रहे हैं कि आरसीपी को कमान क्यों। अशोक मिश्रा जी हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं। अशोक जी, सुकांत जी की वजह से हम बीच में आपको रोक दिए। सुकांत जी की भी बात आपने सुनी होगी, आपको क्या लगता है वाकई में नीतीश जीतन राम मांझी की तरह उस वक्त तो लालू यादव थे जो उस दलदल से उनको बाहर ले आए। याद करिए, अगर शरद यादव और लालू यादव नहीं होते तो जीतन राम मांझी को हटाना बड़ा मुश्किल था। सुकांत जी जो इशारा कर रहे हैं, क्या वाकई में आरसीपी को आने वाले दिनों में अगर वो बगावती तेवर अपनाते हैं तो आज नीतीश इस हैसियत में है कि वो उस बगावत को संभाल ले, या नीतीश के साथ कौन खड़ा होगा? और एक चीज और भी है कि देखिए, जितने भी समाजवादी सोच वाले लोग थे, जो पहचान रही है नीतीश कुमार की, लोहियावादी, कल बात भी कर रहे थे केसी त्यागी, वो तमाम लोग दरकिनार कर दिए गए हैं। आरसीपी लोहियावादी भी नहीं है, वो ब्यूरोक्रेट हैं और बहुत ज्यादा लोहिया से उनका कोई विचारधाराओं से कोई वास्ता भी नहीं रहा है। हाँ, जातीय राजनीति को तो थोड़ा बेहतर तरीके से समझते हैं वो। क्या लगता है, क्या नीतीश कुमार के इस फैसले के पीछे क्या रणनीति हो सकती है? देखिए, नीतीश कुमार के सामने दो विकल्प थे। एक विकल्प था कि उन्होंने जिस तरह से कहा कि ये हमारी अंतिम पारी है, तो पार्टी और संगठन और सरकार दोनों को के बीच तालमेल बना करके वो चल सकते थे और अभी 16 महीना उनका बाकी था दूसरे कार्यकाल का। लेकिन जैसा सुकांत जी ने कहा कि नीतीश कुमार का यह आदत रही है कि वो पराजय को नहीं झेल पाते हैं और या विफलता को नहीं झेल पाते हैं और वो तुरंत इस्तीफा दे देते हैं। तो नीतीश के समक्ष एक संकट था कि वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से। तो उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को चुना है। चूंकि गठबंधन के तहत मुख्यमंत्री हैं, इसलिए वो अपने पार्टी के नुकसान के चलते उस मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दे सकते थे। अब जीतन राम मांझी और आरसीपी में बहुत फर्क है। जीतन राम मांझी नीतीश के साथ कभी जुड़े नहीं थे, नीतीश के साथ बाद में आए। जीतन राम मांझी कांग्रेसी थे, कांग्रेस नेताओं के वजह साथ क्या है? एक ही सवाल है, जीतन राम मांझी और इसके बीच में नहीं जाना है। आरसीपी का आपको क्या लगता है, क्यों आरसीपी को उन्होंने कमान सौंपी है? नीतीश के सामने मजबूरी थी कि वो इस्तीफा दें, तो फिर लव कुश के तहत ही उनको किसी को बनाना था। आरसीपी से ज्यादा भरोसेमंद कोई नहीं थे। 23 वर्षों तक आरसीपी ने नीतीश के साथ काम किया है और उस काम का यह प्रतिफल रहा कि नीतीश के कभी खिलाफ वो नहीं गए हैं। उन्होंने एक तरह से कहिए कि नीतीश भक्ति दिखाई है और नीतीश कुमार ने जो भी भरोसा किया, चाहे रेल मंत्री के रूप में हो, मुख्यमंत्री के रूप में हो, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में हो, आरसीपी खड़े उतरे हैं। ये अलग बात है कि नीतीश की जो अपेक्षा थी उस अपेक्षा की पूर्ति आरसीपी ने नहीं की। गांधी मैदान की सभा की अगर बात करें तो आरसीपी ने जो दावा किया था उस पर वो खड़े नहीं उतरे। लेकिन इसके बावजूद हमारे साथ फुलेंद्र सिंह जुड़े हुए हैं जो बिहार की राजनीति को बहुत ही करीब से देखते आ रहे हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आरसीपी को प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने के बाद
क्या लगता है कि या तो नीतीश कुमार अब अपने आप को राजनीति से अलग हटा रहे हैं या फिर कुछ नई तैयारी में वो जुट गए हैं कि कैसे जवाब दिया जा सके? अलग हटने का तत्काल अगले 5 साल तक तो हमको नहीं लगता है कि ऐसी कोई तैयारी है, लेकिन राजनीति की सरकार चला के परफॉर्म करने की तैयारी जरूर है कि अध्यक्ष पद पर रहने से अन्य प्रदेशों में जो उठापटक अभी हुआ है उस पर उनका नियंत्रण नहीं रह गया था। जो लोग वहाँ उस अरुणाचल का हम जिक्र कर रहे हैं या अन्य बंगाल में ही चुनाव होने वाला है या कहीं भी जो जहाँ भी चुनाव होगा, तो नीतीश जी, मेरी आवाज जा रही है यार यहाँ? तो नीतीश जी का नियंत्रण जो है सो कम्युनिकेशन दूसरे भरोसे रहता है और वो बढ़िया कम्युनिकेशन नहीं रह पाता है। इसलिए एक वजह मेरे समझ से ये हो सकती है कि हम अध्यक्ष पद छोड़ दें। अध्यक्ष पद छोड़ने का वजह ये हो सकता है कि अध्यक्ष पद पर जो आदमी जाए, जो प्रत्येक स्टेट पर अपना नजर रखे और वहाँ काम करे, जमीन पर काम करे, इसलिए उन्होंने अध्यक्ष पद छोड़ा। दूसरा कि जितनी इस चुनाव में जितना उनको कुछ सुनना पड़ा है परफॉर्मेंस के लेवल पर और रिजल्ट के लेवल पर, उनको कहीं न कहीं इस बात का एहसास हुआ है कि सबसे ज्यादा उन्हीं को सुनना पड़ा है। सबसे ज्यादा क्या, सिर्फ उन्हीं को सुनना पड़ा है। तो उसकी भरपाई हम सरकार को पूरा गियर अप में ला के कैसे कर सकते हैं, और अगर सरकार के गियर अप में लाने के लिए उनको किसी को बुलडोज भी करना पड़े, हो सकता है कि बीजेपी का ही कोई आदमी हो, तो उस तरह का मन बना चुके हों, ऐसा तत्काल लगता है कि सरकार में पूरी तरह से रहने के बाद। वही बात कि उनको क्यों बनाया गया, क्या नाम है, आरसीपी सिंह को। तो बहुत शर्मनाक है कि जिस दल की अध्यक्षता जॉर्ज फर्नांडिस किए हों, शरद यादव किए हों, खुद नीतीश कुमार किए हों, और उससे भी पूर्व जब जनता दल था तो चंद्रशेखर किए हों, खुद लालू यादव किए हों, उस दल की अध्यक्षता जो है सो एक ब्यूरोक्रेट कर रहा है। और ये भारत की राजनीति में, राजनीतिक इतिहास में अपने आप में एक घटना है। वो ब्यूरोक्रेट के रूप में या फिर किसी रूप में, उनके एलाई के रूप में विश्वसनीय हो सकते हैं, लेकिन पॉलिटिकल एलिमेंट हो सकते हैं। अगर ऐसा नीतीश जी सोचते हैं और ऐसा मानते हैं और ऐसा उनका अनुभव है, तो मेरे समझ से वो भ्रम में है। ही कैन नॉट बी ए पॉलिटिकल एलिमेंट, क्योंकि हम लोग जहाँ से देख रहे हैं वहां से ये देख रहे हैं कि अभी भी आरसीपी का राजनीतिक स्तर पर, क्षेत्र के स्तर पर कोई कनेक्ट नहीं है ना। जनता के स्तर पर आरसीपी का कोई कनेक्ट नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ फुलेंद्र सिंह जी जुड़े हुए थे कि कोई कनेक्ट नहीं है, मतलब कोई सीधा संवाद नहीं है। ये एक इस तरह के राजनीतिक फैसले से जो राजनीतिक को समझ रखने वाले जो लोग हैं वो हतप्रभ है नीतीश के साथ। चलिए, अब कांग्रेस का जो स्थापना दिवस और बिहार झारखंड में तिरंगा यात्रा के सहारे कांग्रेस अपने आप को फिर से स्थापित करने में दिख रही थी कि हम फिर से स्थापित करने में हम लगे हुए हैं। क्या है ये तिरंगा यात्रा, जरा आप भी देखिए। पटना के सड़कों पर काफ़ी लंबे अंतराल के बाद कांग्रेस का ध्वज, साथ में राष्ट्र का ध्वज भी एक साथ काफ़ी लंबे अंतराल के बाद इस तरीके की मतलब उपस्थिति देखी गई पटना में भी। हालांकि यहाँ सरकार में नहीं है, लेकिन झारखंड में इससे ज़्यादा कह सकते हैं कि भीड़ के साथ साथ मनोबल के साथ कांग्रेसी कार्यकर्ता सड़क पर उतरते हुए दिखाई दिए। और ये पूरा कार्यक्रम बिहार और झारखंड के हर जिला मुख्यालय पर, हर प्रखंड मुख्यालय तक ये आयोजित किया गया है। और इस स्थापना दिवस के सहारे कांग्रेस अपने इतिहास की ओर झांकने की कोशिश की है और इसी के सहारे वो दिखाने की कोशिश। चलिए, हमारे साथ गौतम जुड़ गए हैं। गौतम, कितना उत्साह था इस कांग्रेस के इस कार्यक्रम में? अजय, देखिए, बहुत दिन बाद जो है इस तरह का सड़क पर एक कांग्रेस के तमाम बिहार के बड़े नेताओं के साथ जो है जुलूस निकला था। ये मार्च था, तिरंगा मार्च था, और कांग्रेस पार्टी के स्थापना दिवस को लेकर जो है ये मार्च आयोजित किया गया था। बीजेपी, माफ कीजिएगा, कांग्रेस के तमाम बड़े बिहार के चेहरे, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे कार्यकारी अध्यक्ष हो,
चाहे सांसद हो, तमाम लोग जो है इस कहा जा सकता है कि मार्च में, तिरंगा मार्च में पैदल निकले थे और पार्टी कार्यालय से लेकर ये गांधी मैदान तक ये मार्च पहुंचना था और गांधी मैदान के गांधी मूर्ति पर जो है नमन करते हुए मार्च को समाप्त कर रहा था, मगर प्रशासन की अनुमति नहीं थी। कोविड के लेकर जिस तरह से गाइडलाइन जारी किए गए थे, जुलूस और धरना अभी बाधित है, तो उसको लेकर जो है पुलिस की तरफ से उन्हें रोक दिया गया और आधे रास्ते से ही जो है उन्हें समझा बुझाकर उन्हें वापस कर दिया। मगर जो संख्या बल दिखी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में, ये दिखा कि कांग्रेस पार्टी अभी भी जो है ये जो हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस पार्टी ने काफी लंबे अंतराल के बाद पूरे पार्टी यूनिट के साथ सड़कों पर दिखाई दी। अब चलिए हम झारखंड का भी नज़ारा देख लें। हालांकि वहाँ की सरकार में है तो नज़ारा थोड़ा अलग जरूर दिखाई देगा, लेकिन झारखंड के भी हर जिला मुख्यालय से लेकर प्रखंड मुख्यालय तक स्थापना दिवस के मौके पर जो पुराने कांग्रेसी रहे हैं उनको सम्मानित करने का काम झारखंड के कांग्रेसी नेताओं ने किया है। रांची से ये देख रहे हैं, रांची में जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, तमाम पार्टी के बड़े नेता वहाँ मौजूद रहे, पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे और उन्होंने अपनी मौजूदगी के साथ साथ ये एहसास दिलाने की कोशिश किया है कि कांग्रेस फिर से वापसी करने वाली है। चलिए हमारे साथ फोन लाइन पे लाइव चैट पर जुड़ चुके हैं संदीप। संदीप जी, कैसा कार्यक्रम था कांग्रेस की स्थापना दिवस के मौके पर? काफ़ी तैयारी लग रही है कि स्थापना दिवस के सहारे वो सरकार को कुछ संदेश या अपने कार्यकर्ताओं को कुछ संदेश देने की कोशिश कर रहे थे। कह सकते हैं काफी अंतराल के बाद कई दिग्गज नेता भी एक मंच पे नजर आए और आज एक की यदि बात करें तो रामेश्वर उरांव जो मंत्री भी हैं और प्रदेश अध्यक्ष भी हैं कांग्रेस से, वे और सुबोधकांत सहाय जो केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं पूर्व में, दोनों एक मंच पे नजर आए और 136वां स्थापना दिवस कांग्रेस ने मनाया। कह सकते हैं जो कांग्रेस भवन से ही एक तिरंगा यात्रा निकाली गई थी, जो तिरंगा यात्रा कांग्रेस भवन से निकल के राजभवन तक पहुंची और राजभवन में कार्यक्रम में तब्दील हुई, जहां पे विभिन्न जगहों से भी तिरंगा यात्रा में लोग शामिल होते हुए राजभवन पहुंचे थे। और यहाँ पे जो पहले के भूतपूर्व या फिर जो काफी पुराने कांग्रेसियन थे उनको भी सम्मानित किया गया था शॉल उड़ा के। वहीं जो टाना भगत है उन्हें भी शॉल उड़ा के सम्मानित किया गया। और ऐसे में जिस तरह से आज स्थापना दिवस और कल 1 साल पूरा भी हो रहा है जो हेमंत सरकार है उनकी, और कांग्रेस भी उस गठबंधन में सरकार में शामिल है, तो कहीं ना कहीं यही वजह भी रही कि यह कार्यक्रम काफी बृहत रहा और कई दिग्गज नेता, चाहे विधायक बंधु तिर्की की बात करें, रामेश्वर उरांव की बात करें, सुबोधकांत सहाय की बात करें, सभी इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। और कहीं ना उन्होंने यह साफ कहा कि आजादी से पहले भी कांग्रेस की एक अहम भूमिका थी इस देश में और आजादी के बाद भी, तो अब उस दिन को फिर से कह सकते हैं। बहुत धन्यवाद। आजादी से पहले भी भूमिका, आजादी के आंदोलन में भी भूमिका थी और आज भी कांग्रेस की भूमिका रही है। बहुत धन्यवाद। अब हम बात डॉक्टर के हड़ताल की करते हैं। 6ठा दिन है हड़ताल का और स्वाभाविक तौर पर स्वास्थ्य व्यवस्थाएं पूरी तरह से चरमरा गई है। हालांकि प्रशासन भी सख्ती के मूड में दिख रही है, लेकिन बहुत मुश्किल है जूनियर डॉक्टर पर कार्रवाई करना। उनको हॉस्टल खाली करने का आदेश दिया गया है। मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति की गई है बिहार के सभी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में। हालांकि मीडिया और डॉक्टर आमने सामने हैं, कई विवाद भी हुआ है इस हड़ताल को लेकर। और हम बात अब सीधे मिसाल से करते हैं। मिसाल से हमारी बातचीत नहीं हो पा रही है कि क्या वजह रहा है, लेकिन चलिए अब हम अगली खबर पर बात करते हैं कि सरायकेला के नेशनल हाईवे पर एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट में 4 लोगों की मौत हो गई है। एक बड़ा हादसा सरायकेला से आ रही है खबर कि जो एक्सीडेंट हुआ है उस एक्सीडेंट में 4 लोगों की मौत हो गई है। मतलब रफ्तार का कहर आप कर सकते हैं कि हालांकि झारखंड में कोहरा समस्या नहीं है, कोहरा की वजह से दुर्घटनाएं नहीं होती है, वहाँ मौसम साफ रहता है। ये समस्याएं बिहार के उत्तरी, खास करके उत्तरी बिहार में है। लेकिन जिस तरीके से ये दुर्घटना हुई है 4 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। चलिए आज इस खास खबर की बुलेटिन को अब हम यही समाप्त करते हैं। ठीक इसी समय कल हमारी आपकी मुलाकात होगी। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।